बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम आपके चैनल डायमेंशनल फिजिक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 3। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं और आज का टॉपिक है हमारा एक्सरसाइज शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी, मार्क कर लें सबसे पहले आप। और क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले पर है 3.1। व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस इन मोशन में बी प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स। स्टूडेंट्स, मोशन में जो है वो फोर्स लगाने से किसी भी ऑब्जेक्ट की या बॉडी की क्या क्या चेंजेस प्रोड्यूस हो सकती हैं। देखें, सिंपल है। अगर आपके पास एक एप्पल है और आपके पास एक नाइफ़ है और आप उस नाइफ़ से उस एप्पल को कट कर रहे हैं तो आप उसकी शेप चेंज कर सकते हैं। ठीक। कोई बॉल जो है वो मूव कर रही है तो आप उसे रोक सकते हैं। और कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में पड़ा हुआ है तो आप उस पर फोर्स लगा के उसे मोशन में ला सकते हैं। ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी स्पीड से मूव कर रहा है तो आप उस स्पीड में चेंज ला सकते हैं। मीन्स चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आप उसे एक्सेलरेट करवा सकते हैं या डी एक्सेलरेट कर सकते हैं। गाड़ी चलती हुई जा रही थी, आपने फौरी जो है ब्रेक्स अप्लाई की तो वो डी एक्सेलरेट हो गई। ठीक है। तो फोर्सेस से बहुत सारे काम लिए जा सकते हैं। फोर्स कैन प्रोड्यूस द फॉलोइंग चेंजेस इन मोशन। चेंज इन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या तो किसी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो चेंज कर सकती है, या तो उसे एक्सेलरेट करवा सकती है या डी एक्सेलरेट करवा सकती है। एक्सेलरेशन में वेलोसिटी इंक्रीज होती है और डी एक्सेलरेशन में वेलोसिटी डिक्रीज होती है। ठीक है। चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है उसको चेंज कर सकती है फोर्स। ठीक है। कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन जा रही थी तो फोर्स लगने की वजह से वो एक कर्व पाथ में जो है वो मूव करना शुरू हो गई। चेंज इन द शेप और डिफॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकती है या उसमें जो है वो डिफॉर्म कर सकती है, उसकी लेंथ या वॉल्यूम को जो है वो चेंज कर सकती है। आपके पास एक सॉफ्ट बॉल है, आपने उसे प्रेस किया तो उसकी शेप चेंज हो गई, रिलीज़ किया तो वो दोबारा अपने स्टेट में आ गई, वो ड्यू टू इलास्टिसिटी आई। वो एक अलग टॉपिक है। ठीक। फिर है क्वेश्चन 3.2, गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। स्टूडेंट से कॉन्टैक्ट फोर्सेस तब लगती हैं जब कोई दो बॉडीज़ या दो से ज़्यादा बॉडीज़ आपस में कॉन्टैक्ट में हो। ठीक है, इसलिए इसे हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है जी। एक गाड़ी जो है अगर वो एक रोड पर जा रही है तो उसके टायर और रोड के दरमियान फ्रिक्शनल फोर्स है। इसी तरह नॉर्मल फोर्स जो है जी, ये हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्स है। एक बुक जो है वो एक टेबल पर पड़ी हुई है तो उसका वेट डाउनवर्ड है, बस उस पर लगने वाला उसका नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स वो अपवर्ड है। टेंशन इन अ स्ट्रिंग, आपका जो पेंडुलम है या वॉल क्लॉक है वो वॉल के साथ हैंग है तो उसमें जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, जब वो लटका हुआ है किसी स्ट्रिंग के साथ तो उसमें जो है वो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है उस लेंथ में, तो वो टेंशन फोर्स है। फिर किसी बंदे की जो है जी, फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी जो है पंचर हो जाती है, ठीक, तो आप उसे धक्का लगा के आगे लेकर जा रहे हैं पंचर लगवाने के लिए, तो आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो अप्लाइड फोर्सेस जो हैं वो भी क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। इसी तरह इलास्टिक फोर्स, इलास्टिक फोर्स जो अभी मैं बात कर रहा था इलास्टिसिटी की, कि किसी की बॉडी की लेंथ में या वॉल्यूम में या जो उसकी शेप है उसमें चेंज लाने के लिए जो हम फोर्स लगाते हैं वो भी कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। तो ये सारी क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। जबकि जो हमने फोर्सेस डिस्कस की थी लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, ये सारी क्या थी, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस थी। ठीक है। फिर है क्वेश्चन 3.3, एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन फ्री स्पेस। एक ऑब्जेक्ट है जी, वो फ्री स्पेस में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है बाय यूजिंग न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू मूव विद दिस वेलोसिटी। भाई अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी मोशन बरकरार रखता है या अपनी स्टेट बरकरार रखता है। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। लेकिन डेली लाइफ में, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्सेस। बट यहाँ पर बात हो रही है स्पेस की। स्पेस हमारे पास पार्टिकल लेस रीजन है। ठीक। तो वो जो भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कंटिन्यू रखेगा अनटिल नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। ठीक है। तो देखें, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एंड ऑब्जेक्ट मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन फ्री स्पेस विल कंटिन्यू टू मूव इनडेफिनेटली। ठीक है, इनडेफिनेटली उसने कहा करता रहेगा विद द सेम वेलोसिटी अनलेस, तब तक एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल फोर्स, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। ठीक है। फिर है जी क्वेश्चन 3.4, डिफाइन इम्पल्स ऑफ अ फोर्स।
इम्पल्स स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था कि चेंज इन मोमेंटम को हम इम्पल्स कहते हैं, ठीक है जी। और इम्पल्स एक्चुअली होता क्या है जी, इम्पल्स इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम ड्यूरेशन फॉर विच द फोर्स एक्ट्स। या आप कह सकते हैं कि इम्पल्स इज़ द प्रोडक्ट ऑफ लार्ज फोर्स ड्यूरिंग अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। किसी बैट्समैन ने एक सिक्सर लगाया, एक शॉट जब उसने लगाई तो जो बॉल थी वो उस बैट पर थोड़े से टाइम के लिए आई, बट उस बॉल पर जो फोर्स लगी उस बैट से वो बहुत ज़्यादा थी। तो उस फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट है उसे हम क्या कहते हैं, इम्पल्स, या जिसे हम कहते हैं चेंज इन मोमेंटम। और इम्पल्स और मोमेंटम का सेम यूनिट होता है, याद रखिएगा। और इम्पल्स का हमारे पास यूनिट होता है जी न्यूटन सेकंड, फोर्स का न्यूटन, टाइम का सेकंड, तो न्यूटन सेकंड, या आप इसको kg/-1 भी लिख सकते हैं, ओके, बेस यूनिट्स में। फिर है हमारे पास 3.5, वाई हैज़ नॉट न्यूटन फर्स्ट लॉ बीन प्रूव्ड ऑन द अर्थ। 3.5 में पूछता है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ की जो स्टेटमेंट है ये अर्थ पर क्यों फुलफिल नहीं होती। भाई ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस, अर्थ पर जो है वो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। तो हम कहते हैं ना ऑब्जेक्ट रेस्ट में पड़ा है तो रेस्ट में ही पड़ा रहेगा, वो रेस्ट में इसलिए नहीं पड़ा रहता है कि उस पर फोर्सेस लग रही हैं। कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल जी किसी बैट्समैन ने एक चौका लगाया, बॉल जा रही है ग्राउंड पे, तो वो न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग तो उसको मोशन बरकरार रखनी चाहिए, उसे जाते रहना चाहिए आगे। लेकिन भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, रास्ते में जो है एक तो वो ग्राउंड के साथ कनेक्ट है, ग्राउंड उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है, सामने कोई बाउंड्री की लेयर आती है, कोई वॉल आती है, उसके साथ स्ट्राइक करेगी तो उसका मोमेंटम चेंज होगा, रुक जाएगी उससे टकराने के बाद, ठीक है ना। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ हैज़ नॉट बीन प्रूव्ड ऑन द अर्थ बिकॉज एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस ऑलवेज एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट प्रिवेंटिंग देम फॉर मेंटेनिंग देयर मोशन इनडेफिनेटली विदाउट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, ठीक है। क्या कहते हैं कि जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है ये अर्थ पर इसलिए एप्लीकेबल नहीं है फुलफिल कि भाई यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस है, तो वो ऑब्जेक्ट को जो है वो अपनी मोशन बरकरार ही नहीं रखने देती, रोक देती है अगर मोशन परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट है जी 3.6, व्हेन सिटिंग इन अ कार विच सडनली एक्सलरेट्स फ्रॉम रेस्ट यू आर पुश्ड बैक इनटू द सीट वाई। बच्चों ये होता है ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया क्या है, property of a body due to which it resists its state of rest or uniform motion until no external force act on it, ठीक है जी। जो आपका इनर्शिया है, जो आपका मैस है, वो चाहता है आपकी स्टेट बरकरार रखे जब तक कोई उसके ऊपर फोर्स ना लगे। तो व्हेन अ कार सडनली एक्सलरेट्स फ्रॉम रेस्ट अ पर्सन इनसाइड फील्स पुश्ड बैक इन द सीट ड्यू टू इनर्शिया। अब इनर्शिया चाह रहा था मैं रेस्ट में ही रहूँ, लेकिन कार जो है वो एक्सलरेट होने लगी है, उसने आगे जाना है, लेकिन बंदे की बॉडी चाह रही है कि मैं रुकी रहूँ। द बॉडी टेंस टू रिमेन्स एट रेस्ट, इसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये बॉडी क्या चाह रही थी कि मैं रेस्ट में रहूँ, वाइल द कार मूव फॉरवर्ड मेकिंग इट सीम्स लाइक अ पर्सन इज पुश्ड बैकवर्ड। तो एकदम से जो है पर्सन पुश करता है बैकवर्ड में, ओके। फिर है जी हमारे पास 3.7, द फोर्स एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन सेकेंड लॉ इज अ नेट फोर्स, वाई इज इट। कहता है कि जो हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ है जिसे हम कहते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में F=ma, वहाँ पर हम नेट फोर्स ही क्यों यूज़ करते हैं, रिजल्टेंट फोर्स का क्यों जिक्र करते हैं, कोई एक फोर्स ले लें। तो द फोर्स इन न्यूटन सेकेंड लॉ इज अ नेट फोर्स बिकॉज इट कंसीडर्स द कंबाइन इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। भाई न्यूटन सेकेंड लॉ में हम नेट फोर्स इसलिए शामिल करते हैं या उसे कंसीडर करते हैं कि वो तमाम फोर्सेस के लगने वाले जो भी अमल हैं, जो भी फोर्सेस हो रही हैं, उनका एक कंबाइन इफेक्ट है, ठीक है, उनका रिजल्टेंट है। द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय रिजल्टेंट फोर्स, और किसी भी ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन है वो रिजल्टेंट फोर्स से पता चलती है, नेट फोर्स से पता चलती है, ना कि सिर्फ एक किसी भी रैंडम फोर्स से। तो इसलिए हम नेट फोर्स लेते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास 3.8, हाउ कैन यू शो दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज लेसर देन अ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्टूडेंट्स आप एक ब्लॉक ले लें और इस ब्लॉक को धक्का लगा के पुश या पुल करके एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएं, ठीक। तो आप देखेंगे आपको अच्छा खासा एनर्जी भी लगेगी, वर्क भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसको उठाकर जो है वो एक ऐसे फ्रेम पर रख दें जिसके नीचे जो है वो बॉल बेरिंग्स लगे हुए हों, तो आप उसको ईजिली जो है वो कैरी करके लेकर जा सकते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, आपने शॉपिंग करनी है,
तो आप बास्केट या टोकरी को स्लाइड करेंगे तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगी। लेकिन अगर आप उस बास्केट या ट्रॉली को रोल करेंगे और इसके नीचे बॉल बेरिंग्स होंगे तो आप उसे ईजिली कैरी करके लेकर चलेंगे, बेशक आप उसमें वेट बढ़ाते रहें। रीज़न ये होती है कि रोलिंग फ्रिक्शन के केस में जो बॉल्स होते हैं या बॉल बेरिंग्स होते हैं उनका कॉन्टैक्ट एरिया सरफेस के साथ बहुत कम होता है, तो ग्राउंड उस पर बड़ी कम फ्रिक्शन लगाता है। जबकि स्लाइडिंग के केस में पूरा जो सरफेस एरिया है वो सारा का सारा ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में होता है और फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा लगती है। ठीक, रोलिंग फ्रिक्शन इज लेसर देन अ स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिकॉज इन रोलिंग मोशन देयर इज ओनली अ स्मॉल एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन सरफेस। ठीक है, ये मैंने कहा ना कि रोलिंग फ्रिक्शन के केस में बड़ा स्मॉल एरिया जो है वो सरफेस के साथ कांटेक्ट करता है, तो लेस फ्रिक्शन होती है, रिड्यूसिंग रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन। दिस कैन बी डेमोस्ट्रेटेड बाय कंपेयरिंग द ईज ऑफ मूविंग एन हैवी ऑब्जेक्ट यूजिंग व्हील्स वर्सेस ड्रैग इट अलोंग द सरफेस। ये मैंने शुरू में आपको बात बता दी कि आप किसी भी भारी ऑब्जेक्ट को या तो घसीट के देख लें या जो है उसके नीचे बॉल बेरिंग लगाकर उसे ईजिली कैरी कर लें। नेक्स्ट है 3.9, डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, जब कोई पैराट्रॉपर फ्रीली फॉल करता है तो तब उसके ऊपर दो तरह की फोर्सेस लग रही होती हैं। एक तो उसका वेट जो कि डाउनवर्ड होता है, दूसरा उसके ऊपर जो है वो ड्रैग फोर्स या एयर रेजिस्टेंस लग रही होती है अपवर्ड। और जब वो फोर्सेस दोनों बैलेंस हो जाती हैं तो उसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाती है और वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन करता है जिसे हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। द टर्मिनल वेलोसिटी इज द कांस्टेंट वेलोसिटी एन ऑब्जेक्ट रीचेस when the downward gravitational forces is balanced by the upward drag force। ठीक है जी, अगर कोई पैराट्रॉपर डाउनवर्ड गिर रहा है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड है, जबकि जो उसके ऊपर लगने वाली ड्रैग फोर्स है वो अपवर्ड है, इक्वल एंड ऑपोजिट है। तो नेट फोर्स जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो तो वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, और ये नॉर्मली हम फ्लूइड डायनामिक्स में पढ़ते हैं। फ्लूइड्स बेसिकली हमारे पास जो हैं वो गैसेस या लिक्विड्स हैं लाइक एयर और वाटर, काजिंग नो फर्दर एक्सेलरेशन, अ पैराट्रॉपर फॉलिंग विद टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है जी, तो पैराट्रॉपर जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी से फॉल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.10, एन एस्ट्रोनॉट वॉकिंग इन स्पेस वांट्स टू रिटर्न टू इट्स स्पेसशिप बाय फायरिंग अ हैंड रॉकेट। स्टूडेंट्स, एक एस्ट्रोनॉट है जी, वो स्पेस में फ्यूल स्टेशन का कोई काम करने गया है। ठीक, और उसने अब अपनी जो है वो सैटेलाइट के पास आना है और उसके पास एक हैंड रॉकेट है। तो आपसे वो क्वेश्चन ये कर रहा है, इन व्हाट डायरेक्शन डज ही फायर द रॉकेट। उसे रॉकेट किस डायरेक्शन में फायर करना चाहिए कि उस रॉकेट को फायर करने से जो है वो अपने सैटेलाइट के करीब चला जाए। अब सपोज करें कि सैटेलाइट आपकी खड़ी हुई है राइट साइड पर और वो पर्सन इधर जहाँ पर मैं कर्सर लेकर जा रहा हूँ यहाँ कोई एक्टिविटी करने गया है। तो अगर वो रॉकेट को इस सैटेलाइट के ओपोजिट फायर करेगा तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट टेक्स प्लेस ओपोजिट इन डायरेक्शन। तो रॉकेट जो उस पर्सन पर फोर्स लगाएगा तो वो बैकवर्ड मूव करता हुआ अपनी सैटेलाइट की तरफ चला जाएगा। तो देखें, एन एस्ट्रोनॉट इन स्पेस शुड फायर द हैंड रॉकेट इन ओपोजिट डायरेक्शन टू द स्पेसशिप। ठीक है जी, वो रॉकेट को जो है फायर करेगा ओपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ स्पेसशिप। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ द रिएक्शन फोर्स विल पुश द एस्ट्रोनॉट टूवर्ड्स द स्पेसशिप। तो जो रिएक्शन फोर्स होगी वो उस एस्ट्रोनॉट को उसकी स्पेसशिप की तरफ भेज देगी, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी लेस रीजन है। ठीक है, पार्टिकल लेस रीजन की स्टेट में है, तो वो जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी वो मूव करता जाएगा, सैटेलाइट तक जाएगा, उसे पकड़ लेगा, रुक जाएगा वहाँ पर। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।